नमस्कार। न्यूज लेटर विद राकेश रंजन में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे बांग्लादेश की और समझने की कोशिश करेंगे कि वहाँ बगावत के मायने क्या है। विश्लेषण किया है डॉक्टर राम कविंद्र ने। डॉक्टर राम कविंद्र समकालीन चिंतन पत्रिका के संपादक भी हैं। काफी से संजीदगी से सुनेंगे सुनेंगे और प्रतिक्रिया से मुझे जरूर अवगत कराएंगे। डॉक्टर राम कविंद्र लिखते हैं कि अगस्त 5, 2014 बांग्लादेश के इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में याद किया जाएगा। इसी दिन राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन के दबाव में वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देकर देश से भागना पड़ा। फिलहाल वे भारत में रुककर अस्थायी राजनीतिक शरण का प्रयास कर रही हैं। उनका पहला विकल्प ब्रिटेन है, लेकिन लगता है कि यह प्रयास सफल नहीं हो पा रहा है और दूसरे विकल्प का प्रयास जारी है, जिसमें कतर, सऊदी अरब और फिनलैंड जैसे देशों की चर्चा है। तो शरण देने से ब्रिटेन के इनकार के पीछे सबसे बड़ा कारण उसका आंतरिक संकट है। पिछले कुछ दिनों से वहां दंगाई फासिस्ट ताकतों और पुलिस के बीच राष्ट्रव्यापी संघर्ष ने विकट स्थिति पैदा कर दी। ध्यान देने की बात है कि इन दंगाइयों के निशाने पर प्रवासी और मुस्लिम समुदाय हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री स्टारमर हसीना को शरण देकर आग में घी नहीं डालना चाहते हैं। इस बीच अमेरिका ने उनका वीजा रद्द कर दिया है। बांग्लादेश के इतिहास में तख्तापलट कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस घटना का नया पक्ष है कि जनता के असंतोष और विद्रोह ने इस परिस्थिति को जन्म दिया है और सेना प्रमुख ने उन्हें देश छोड़कर भागने में मदद की है। हमारे देश में हमारे देश के मीडिया में पहले तो इस बिंदु पर बहस होती रही कि इसके पीछे किस बाहरी शक्ति का हाथ है, चीन या अमेरिका का। ऐसे लोग जाने या अनजाने आंतरिक कारणों पर या तो पर्दा डाल देते हैं या उसे गौण बना देते हैं। असली बात उन भीतरी कारणों की समीक्षा है जिन्होंने हसीना को लोकप्रिय नेता से जनता के बीच नफरत का पात्र बना दिया। इस दृष्टि से देखें तो बदलती तस्वीर बिल्कुल साफ है। शेख हसीना पिछले 4 चुनावों से जीत हासिल करती रही। पहले उन्हें इस बात का श्रेय मिलता था कि उन्होंने जनतंत्र और धर्मनिरपेक्षता को मजबूत बनाया, लेकिन बाद में उन पर हेराफेरी कर चुनाव जीतने और तानाशाह बन जाने का आरोप लगा। इस साल के जनवरी में चुनाव में बिल्कुल संपन्न जो चुनाव था बिल्कुल एक तरफा था और अमेरिका तथा यूरोप सहित अन्य देशों ने उसे मान्यता तक नहीं दी थी। साथ ही शेख हसीना को इस बात का भी श्रेय दिया जाता है कि उनके शासनकाल में आर्थिक प्रगति अच्छी हुई और बांग्लादेश सबसे कम विकसित देशों की श्रेणी से आगे बढ़कर विकासशील देश की श्रेणी में चला गया। साथ ही वह आर्थिक प्रगति के मामले में दक्षिण एशिया का अग्रणी देश, लेकिन इधर के वर्षों में विकास की रफ्तार धीमी पड़ी, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ने लगी और सरकार पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगने लगा। इस बीच मुक्ति योद्धाओं के वंशजों के आरक्षण विरोधी आंदोलन के दमन की कोशिश ने चिंगारी का काम किया और सरकार उसी में झुलस गई। इस बीच भारत की राजनीति में आए बदलावों ने भी बांग्लादेश की राजनीति को गहरे ढंग से प्रभावित किया। 2014 में सत्तासीन कट्टर हिंदूवादी फासिस्ट ताकतों के सत्तासीन होने के बाद मुस्लिम समुदाय सबसे ज्यादा हमले का शिकार हुआ। इसके साथ ही असम व अन्य सीमावर्ती राज्यों के राजनीतिक मामलों में बांग्लादेश को बार बार कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई। इन सबके फलस्वरूप एक ओर धर्मनिरपेक्ष ताकतों की नजर में भारत की प्रतिष्ठा गिरी और दूसरी ओर इस्लामी कट्टरपंथियों की अपील जनता में बढ़ गई। इन दोनों कारणों से जनमत हसीना सरकार के खिलाफ होता गया, क्योंकि यह धारणा प्रबल हुई कि यह सरकार भारत, खासकर नरेंद्र मोदी सरकार की कठपुतली है। इन सभी कारणों से वह जनता की घृणा का पात्र बन गई।
हसीना मुसीबत की इस घड़ी में भारत के पूंजीवादी राजनीतिक हलकों में मौन पसरा है। विदेश मंत्री जयशंकर ने सर्वदलीय बैठक और संसद के दोनों सदनों में काफी नपातुला बयान दिया। प्रधानमंत्री तो 2 दिन बीत जाने के बावजूद अपने सत्ताच्युत पुराने मित्र से मिलने की जहमत भी नहीं उठा पाए हैं। संभवतः अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति और बांग्लादेश की नई सरकार के साथ अच्छा संबंध बनाने और बचाए रखने के दबाव में भी ऐसा कर रहे हैं। भारत सरकार की सबसे बड़ी चिंता है कि बांग्लादेश की बागडोर किसके हाथ में जाएगी, सेना के हाथ में या बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमायत इस्लामी के गठबंधन के हाथ में। छात्र आंदोलन के नेतृत्व मंडल ने इन दोनों संभावनाओं को नकार कर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में पेश किया है और उन्होंने इसके लिए सहमति भी दे दी है। अफरा तफरी के इस दौर में भारतीय पूंजीपति वर्ग और उसकी सरकार के लिए यह शकुनदायी खबर है। फिर भी यह अस्थायी व्यवस्था है और इस विवाद का अंतिम फैसला वहां के संसदीय चुनाव के बाद ही हो पाएगा। तो पूरी दुनिया में दक्षिणपंथी फांसीवादी बयार बह रही है, जिससे बांग्लादेश की राजनीति अछूती नहीं है। दूसरी बात यह है कि शेख हसीना की अवामी लीग सरकार सेकुलर बैनर का वाहक थी और अपने गैर जनतांत्रिक व लोकप्रिय कदमों से उन्होंने इस बैनर को काफी दागदार बना दिया है। उनकी प्रतिष्ठा में गिरावट का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उनकी पार्टी के कार्यालय फूंके जा रहे हैं, उनके सरकारी आवास के सामान लूट लिए गए हैं और नेता व कार्यकर्ता हमलों का शिकार हो गए। उनकी पूर्ववर्ती सरकार के कई मंत्री तो भारत में शरण मांगने लगे। यह अकारण नहीं है कि अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के गठन के लिए बुलाई गई बैठक में अवामी लीग को न्योता तक नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में उम्मीद की एक ही किरण बचती है कि छात्र आंदोलन के नेता बिखरे छोटे मोटे धर्मनिरपेक्ष संगठनों और देश की जानी मानी धर्मनिरपेक्ष हस्तियों को जुटाकर एक नई शक्ति बना ले, जो कट्टर इस्लामी शक्तियों से लोहा ले सके। हमारे देश का पूंजीवादी मीडिया का एक हिस्सा खूब उत्साहित है कि हसीना सरकार के पतन से बांग्लादेश में सरकार के गठन का रास्ता खुल गया है, जिससे भारत प्रभावित हो सकता है। संभवतः वह भविष्य में भारत में ऐसे राजनीतिक विस्फोट की आहट सुनने लगा है। फिलहाल भारत में इतने बड़े विस्फोट की संभावना नहीं दिख रही है, लेकिन राजनीतिक संकट और उथल-पुथल की संभावना तो है ही। लोकसभा चुनाव 2024 से इसके दरवाजे खुल गए हैं। तो यहाँ हम इतना साफ करना चाहते हैं कि बांग्लादेश में जो भी सरकार बनेगी पूंजीवादी सरकार होगी और किसी न किसी साम्राज्यवादी खेमे में होगी। कुछ दिनों तक उसकी चमक दमक से लोग चौधियाए रहेंगे, लेकिन अंततः वे सच को समझेंगे और उसके खिलाफ खड़े होंगे, जैसे अभी हसीना सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं। यह क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक लोग अपनी वर्गीय चेतना से लैस होकर संगठित ढंग से संघर्ष के मैदान में उतरना सीख नहीं लेते। तो आप इसे संजीदगी से सुनने गुनने के बाद मुझे प्रतिक्रिया से जरूर अवगत कराएंगे। हाँ, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अगर आपने न्यूज लेटर विद राकेश रंजन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।